हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीटेट 2020 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है इसमें, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 4 ऑप्शन है आप इसमें, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पावलोव ने। ठीक है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी था वो किसका था? तो वो पावलोव का था। पावलोव कहाँ का वैज्ञानिक था ये भी पूछा जाता है। तो ये रूस का वैज्ञानिक था। ठीक है, ये रूस का था और इसको शरीर शास्त्री भी कहा जाता था। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, अग्र में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंदबुद्धि? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो मंदबुद्धि होती है ये जन्मजात होती है। ठीक है, यह विचार सदा से ही लोकप्रिय रहा है कि मानसिक पिछड़ेपन या जो मंदबुद्धि का प्रमुख कारण है वो वंशानुक्रम ही है। ठीक है, मंदबुद्धि अक्षमता को ही जन्मजात समझा जाता है क्योंकि उन्हें इसका मुख्य भाग उसके माता पिता के मानसिक पिछड़ेपन या मंदबुद्धिता से जो है मिलता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो अंतर्दृष्टि है ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सामान्य संबंध किसी विशेष वस्तु के संबंध में किसी विशेष कारण अथवा प्रभाव को समझने से है, अतः समस्या समाधान को यह किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो मानसिक प्रारूप है, मोर्चाबंदी है, निर्धारण है, यह किसी न किसी रूप से जो है समस्या समाधान में जो है बाधक बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं तो किसने दिया है? तो सीखने का जो नियम दिया था वो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इनके द्वारा जो है 2 नियम दिए गए थे। सीखने के मुख्य नियम तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम कहा जाता है जिसे। ठीक है, और दूसरा था सीखने के सहायक नियम जो मनोवृत्ति का नियम था, तत्व प्रबलता का नियम था, बहु अनुक्रिया का नियम था, सादृश्यता का नियम था एवं साहचर्य स्थानांतरण का नियम था। ठीक है, तो मुख्य नियम और गौड़ नियम में अलग अलग जो है इसमें बताए थे इन्होंने। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास के सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? तो थॉर्नडाइक महोदय थे। ठीक है, सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यल थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें त्रुटियों या भूलों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, किंतु यदि हम बार बार उसी कार्य को करते हैं तो त्रुटियां या भूलों की संख्या जो है कम हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार सीखने को ही प्रयास और भूल द्वारा सीखना कहा जाता है। ठीक है, तो ये उनका जो है स्टेटमेंट था और प्रयास और भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्न का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने अपने बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत को 3 तरह की बुद्धि बताई थी। ठीक है, तो पहला जो था वो विश्लेषणात्मक, ठीक है, विश्लेषणात्मक बुद्धि था। ठीक है, और दूसरा इन्होंने कौन बताया था? सर्जनात्मक बुद्धि। ठीक है, सर्जनात्मक बुद्धि, और तीसरा जो बताया था व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, तो इसमें से जो है ये व्यवहारिक बुद्धि है। ठीक है, और पहला जो बताया था विश्लेषणात्मक बुद्धि पहला था, और दूसरा था सर्जनात्मक बुद्धि। ठीक है, जिसमें विश्लेषण के तौर पे किया जाता है और सर्जनात्मक एक किया जाता है। ठीक है, और एक व्यवहारिक। इन्होंने स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में ये तीनों बुद्धि बताए हैं। ठीक है, तो जिनमें ए में जो आपको दिया है व्यवहारिक बुद्धि, ये आपका सही हो जा रहा है।
7वां नंबर प्रश्न है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ZPD जिसको कहते हैं, का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है इसमें, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उनके वास्तविक विकास स्तर के संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाया जाता है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को ही वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जिसे ZPD कहा जाता है, ठीक है। पहले विकास और दूसरे विकास के बीच का जो क्षेत्र है इसी को उन्होंने जो है ZPD कहा है, ठीक है। इसको हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो अतिकल्पना, ठीक है। अतिकल्पना जो होगी वो रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी, क्योंकि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए अतिकल्पना रक्षा तंत्र के लिए ही सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। तो संश्लेषण का कौन सा उदाहरण हो सकता है? तो संश्लेषण जो होता है वो गणित शिक्षण में किसी प्रमेय को सिद्ध करना ही जो है संश्लेषण विधि का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रमेय सिद्ध करना ही संश्लेषण का एक उदाहरण है। 10वां नंबर प्रश्न है कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो कठोर शिल्प उपागम होता है वो इंजीनियरिंग सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ठीक है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैटल द्वारा दिया गया था, ठीक है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल जो है कैटल द्वारा दिया गया था। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति में सोचने तथा तर्कणा करने की जन्मजात शक्ति होती है, इसमें उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे जो बुद्धि वाले लोग होते हैं उनमें जो है जन्मजात जो है तर्क करने की, सोचने की और तर्क करने की शक्ति जो है जन्मजात होती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अभिवृत्ति के। जो थर्स्टन और लिकर्ट थे वो अभिवृत्ति मापन से संबंधित थे। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, सुगमकर्ता की, ठीक है। प्रारंभ से ही शिक्षक जो है शिक्षण पद्धति एवं विद्यालय की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति रहा है, किंतु उसकी भूमिका जो है समयानुसार बदलती रही है। आज के समय में शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय एक के। तो कौन सा इसमें एक है जो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दर्शाता है? तो संबंध जो है ये मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दर्शाता है। भागनाशा, तनाव, चिंता ये जो है मानसिक विकार के लक्षणों को जो है दर्शाता है, लेकिन संबंध ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें से देख लीजिए, अनुकरण जो है वो भी प्रभावित करता है सीखने की प्रक्रिया को, प्रशंसा एवं निंदा भी करता है, प्रतियोगिता भी करता है। तो इसमें जो है सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो हैं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है?
तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये उद्यम के मुकाबले जो है हीनता स्तर पर जो है बल देता है मनोसामाजिक सिद्धांत। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है। तो जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होता है वो पोषण पर बल देता है। ठीक है, वो पोषण पर बल देता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह स्टेटमेंट किसका है। पिछड़ा बालक वह है, ठीक है, यहाँ से देखिए, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य यानी 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये सिरिल वर्ड का है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है सीटेट में। ठीक है, तो ये सिरिल बर्ट महोदय का कथन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किस के बाद अधिक कठिन है। तो इसमें जब पुनर्बलन जो है नियमित न होकर अनियमित रूप से प्रदान किया जाता है तो ऐसे पुनर्बलन को जो है आंशिक पुनर्बलन जो है कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार किए जाने वाले पुनर्बलन के बाद किसी प्रतिक्रिया का जो है विलोपन जो है अधिक कठिनता से होता है। ठीक है, ये एक परिभाषा था। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन के बाद ही जो है प्रतिक्रिया का जो है लोप हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। तो किसका परिणाम है। तो बालक का विकास जो होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, ऐसा लैंडिस महोदय ने कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है तथा इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। तो इसमें जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ठीक है, तो सीखने के जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसका प्रतिपादन कौन किया था। तो गेस्टाल्टवादी किया था। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों ने जो है सूझ का सिद्धांत दिया था, द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से ही नहीं अपितु जो है उद्दीपनों के बीच संबंधों को अचानक समझने में होता है। ठीक है, ऐसा गेस्टाल्टवादी मानते थे और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत जो दिया था वो भी जो है गेस्टाल्टवाद द्वारा ही दिया गया था। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर पर प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है। उपेक्षा होती है। ठीक है, यानी भर्त्सना होता है उसका जो है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की है। ठीक है, उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें जैविक को नगण्य माना था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। उन्होंने बालक के विकास में जो है सामाजिक कारकों, सांस्कृतिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने दिया था। तो वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और इस सिद्धांत में उन्होंने किसकी उपेक्षा की थी। तो जैविक का उपेक्षा किया था इन्होंने। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना किससे संबंधित है। ठीक है, मान लीजिए इसको हम पढ़ रहे हैं,
ठीक है। और इसको आप कठिनाई की जगह कठाई कह दें या कुछ कह दें, मतलब पढ़ने में जो कठिनाई होती है, ठीक है, और स्मृति वहाँ पे भंग हो जाती है पढ़ते समय, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, तो ये डिसलेक्सिया कहा जाता है। जिसको डिसलेक्सिया रोग होता है वो इस तरह से कठिनाइयों का सामना करता है, ठीक है। डिसलेक्सिया एक ऐसा रोग है जिससे ग्रसित बालक जो होते हैं अक्षरों के क्रम को पढ़ने में उनको कठिनाई होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, रेनजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, तो जो रेनजुली प्रतिभाशाली ने अपनी त्रिवित्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो सीखने की शैली का जो उदाहरण होता है वो चाक्षुष होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चाक्षुष जो होता है सीखने की शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है, तो ए इसमें सही है। 26 नंबर प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये विनय साइमन ने किया था, ठीक है। मानसिक आयु का प्रयोग बुद्धिमापने में किया जाता है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम विनय तथा साइमन द्वारा किया गया था, ठीक है। विनय साइमन 2 हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1993 में इसको लागू किया गया था, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो रहा है। 28 नंबर प्रश्न है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, तो वैयक्तिकवाद के द्वारा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो रहा है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। बालक के ज्ञानात्मक पहलुओं को जो है सजीवतावाद, यथार्थवाद तथा केंद्रितता तो पाई जाती है, किंतु जो वैयक्तिकवाद का है वो अभाव होता है, ठीक है। तो इसका जो है बालकों में अभाव होता है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। 30वां और अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। तो आध्यात्मिक जो होता है वो अधिगम का क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। भावात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, ये सारे के सारे जो है अधिगम के क्षेत्र हैं, ठीक है। और ये आध्यात्मिक जो है अधिगम का क्षेत्र नहीं माना जाता है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।